eyes, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम टॉपिक करेंगे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। हम ऑलरेडी बहुत तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ चुके हैं, लाइक हम सोल ट्रेड कंप्लीट कर चुके हैं, हम पार्टनरशिप कर चुके हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कर चुके हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कर चुके हैं, एलएलपीज कर चुके हैं, राइट। ये सब ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सब की कमियों को दूर करता है, राइट। सो इसमें क्या है, देखो ये ध्यान रखना, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। तो इसका मतलब क्या है कि लोगों के आने का या लोगों के जाने का कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आपको यहाँ पे जो मेन चीजें हैं वो क्लियर कर देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बैठी हूँ अपने घर पे, मैंने किसी XYZ कंपनी के इक्विटी शेयर्स परचेज कर लिए, राइट। अगर मैंने शेयर परचेज कर लिए तो मैं उसकी क्या हो गई, कुछ परसेंट की ओनर हो गई, समझ रहे हो। लेकिन क्या मैं जाके कंपनी में मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकती हूँ? नहीं ले सकती, क्योंकि जो बड़े बड़े ओनर्स हैं, बड़े बड़े ओनर्स मतलब जिनके पास 51% है उससे ज्यादा शेयर्स हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं कंपनी के ओनर्स को, ठीक है, वो लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस टीम को जो है हायर करते हैं। जो हमारे ओनर्स होते हैं वो एक्सपीरियंस टीम को हायर करते हैं मैनेजमेंट के लिए, जो लाइक फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए अलग बंदा हायर करेंगे, एडवर्टाइजमेंट के लिए अलग करेंगे, मार्केटिंग के लिए मतलब है ना, परचेज के लिए अलग, सेल्स के लिए अलग, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे। तो वो पूरा बना के क्या बनेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो मैनेजमेंट करेगी, समझ आया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो there is a difference between ownership and board of directors मतलब मैनेजमेंट, और there is a difference between company also, company and owners are not same। अब मुझे एक बात बताओ कि मैं घर बैठी, मैंने किसी कोई शेयर खरीद लिए, मैं ओनर बन गई और कंपनी में कोई लगा लो कुछ भी घपला हो गया जिसकी वजह से वहां पे केस हो गया, तो मुझे घर से उठा के ले जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। कंपनी में केस हुआ है, कंपनी इज अ डिफरेंट एंटिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ के अकॉर्डिंग वो एक अलग पर्सन है, ठीक है, जो अपने नाम पे सेल परचेज करती है, अपने नाम पे एग्रीमेंट्स करती है, राइट। तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। फॉर एग्जांपल बताती हूँ, मैगी का केस हुआ था, आप सबको याद होगा, मैगी बैन हुई थी, क्या मैगी के ओनर्स को सजा हुई थी? नहीं हुई थी। तो इनडायरेक्टली ओनर्स को नुकसान हुआ, लेकिन सजा किसको मिली? कंपनी को मिली, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी लिमिटेड लाइबिलिटी है। ओनर्स की लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड, कि जितने के मैंने शेयर्स खरीदे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 100 का शेयर 10 खरीद लिए, 1000 रुपए के मैंने शेयर खरीदे थे, तो मेरे 1000 रुपए ही डूबेंगे, इससे ज्यादा मुझसे नहीं मांग सकते, ठीक है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी नहीं है। और डिफरेंस है बिटवीन कंपनी एंड ओनर, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी एंड ओनर्स आर डिफरेंट, और ओनरशिप और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी डिफरेंट है, क्योंकि मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर ऑल्सो डिफरेंट। ये बातें ध्यान में रखना, ठीक है। सो कंपनी लॉ के द्वारा बनाई जाती है। कंपनी एक्ट 2013 जो रिसेंट चल रहा है उसमें रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है, कंपलसरी होती है, प्राइवेट कंपनी भी होती है, पब्लिक कंपनी भी होती है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना। अब ओनर्स के आने का, अब जो मुझे आपको बताना था कि एज लगा लो शेयर होल्डर मैं ओनर बन गई, कल को मैंने अब ये शेयर किसी और को बेच दिया, XYZ पर्सन को, तो मेरी ओनरशिप खत्म होगी, किसी और के पास शेयर चले गए मार्केट में, तो क्या इससे कंपनी को फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी मस्ट गो ऑन, राइट। तो ये ध्यान में रखना, ओके। सो स्टार्टिंग विद क्या लिखा है, इट हैज राइटली बीन ऑब्जर्व दैट द ओल्ड ओल्डर चेंजेस द यील्डिंग प्लेस टू न्यू, मतलब पुरानों की वजह से ही नया चीज आती है उनकी कमियों को पूरा करने के लिए, राइट। इनफैक्ट चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर एंड एवरी चेंज इज इन द एग्जिस्टिंग ऑर्डर इज इनवेरिएबली अ स्टेप टुवर्ड्स द एडवांसमेंट ऑफ सोसाइटी। सो ह्यूमन माइंड रेस्टलेस होता है और वो बेटरमेंट के लिए हर फील्ड में काम करता रहता है। सो जस्ट एज द पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन आई थी सोल ट्रेड की वीकनेसेस को ठीक करने के लिए, सिमिलरली एक न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आया कंपनी के फॉर्म में पार्टनरशिप के ड्रॉबैक्स को खत्म करने के लिए, ठीक है। सो सोल ट्रेड एंड पार्टनरशिप दोनों ही एक मतलब ड्रॉबैक से सफर करती थी, जो कि था शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लैक ऑफ मैनेजरियल कैपेबिलिटी, लैक ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। ये हर्डल्स थी कि वो ग्रो नहीं कर पा रहे थे जिस लेवल पे वो ग्रो करना चाहते थे। इसकी वजह से एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आया जिसको हम कहते हैं कंपनीज, ठीक है। जो कैपिटल होती है वो शेयर्स में डिवाइड करके जनता से इकट्ठी कर ली जाती है, करोड़ों में इनकी कैपिटल होती है ना। अब उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी की वजह से लोग खरीदते भी हैं और उनको डिविडेंड मिलता है। अब ये ध्यान रखना, शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट नहीं, ठीक है। शेयर ओनरशिप फंड होता है क्योंकि, ठीक है, डिविडेंड मिलता है, क्वालिटी होती है कि स्टेबिलिटी रहती है, कंपनी काफी समय तक चलती है, मैनेजर्स एफिशिएंट है क्योंकि हमने स्पेशल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हायर किए होते हैं। तो जो भी सोल ट्रेड और पार्टनरशिप की वीकनेस थे, लगा लो लिमिटेशंस थे, वो यहाँ पे क्या हो गई, ठीक हो गई, समझ आया। तो कंपनी है क्या है, कंपनी इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज विलिंगली एस्टेब्लिश्ड बाय सम पर्सन्स फॉर अर्निंग प्रॉफिट अंडर द कंपनीज एक्ट।
राइट बहुत सारे पर्सन जॉइंटली इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल इन द कंपनी, इसीलिए इसको जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कहा जाता है। इसकी जो कैपिटल होती है वो ट्रांसफरेबल शेयर्स में डिवाइडेड होती है, शेयर मतलब हिस्सा, ठीक है, कैपिटल को डिवाइड कर दिया जाता है, जो जनरली सेल परचेज हो सकते हैं। जो लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की वो लिमिटेड होती है, बिजनेस स्टेबल होता है और कॉमन सील के द्वारा, वैसे अब ये कंपलसरी नहीं रही कंपनी एक्ट का जब अमेंडमेंट आई 2015 में, उसके बाद जो कॉमन सील है उसको बंद कर दिया गया कि कंपलसरी नहीं। इससे पहले ये कंपलसरी थी कि एक स्टैंप होनी चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट जब बनेगा कंपनी का तो उस पर स्टैंप लग के डायरेक्टर के साइन होंगे तो ही वो माना जाएगा कि वो कंपनी की तरफ से एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन 2015 के अमेंडमेंट में इसको मतलब कैंसिल कर दिया गया। टिल नाउ इन इंडिया इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी जो है इंडियन कंपनी एक्ट पहले 1956 था, अब क्या है 2013 आ गया, उसकी जगह नए एंड अमेंडमेंट्स होके तो वो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं रजिस्ट्रेशन करते हैं और कंपनी बनाते हैं, जो भी उस एक्ट में लिखा है, उस लॉ में लिखा है। इजी। सो अकॉर्डिंग टू हम इंडियन कंपनी एक्ट ही पढ़ लें तो कंपनी का मतलब क्या है, कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट और एनी प्रीवियस एक्ट। सो कंपनी है क्या है, दैट ग्रुप ऑफ पीपल विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट whose creation is due to special purpose, कोई ऑब्जेक्टिव होगा, लाइबिलिटी मेंबर की जनरली लिमिटेड होती है, अपने मेंबर से उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो सेपरेट होती है और कंटिन्यू रहती है, मेंबर्स के आने का जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉमन सील होती है, उसको हम क्या कहते हैं, कंपनी कहते हैं। इजी समझ आया। सो मेनली फीचर्स क्या हमें समझ आया अभी तक कंपनी के, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोग मिलकर इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर करवाकर हम क्या करते हैं, कंपनी बनाते हैं। सो एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड होती है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोई भी सिंगल इंडिविजुअल कंपनी नहीं बना सकता, मिनिमम पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 मेंबर्स और अगर प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 मेंबर्स मिलकर ही जो है कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं और उसकी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। फटाफट बताओ किसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और किसकी नहीं। सोल ट्रेड की रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है भाई, कोई एक्ट ही नहीं है। पार्टनरशिप की कंपलसरी नहीं है, लेकिन एक्ट है 1932 पार्टनरशिप एक्ट 1932 जिसमें हम रजिस्टर करवा सकते हैं। एलएलपी पढ़ा था फिर हमने, एलएलपी क्या 2008, एलएलपी एक्ट 2008 है जिसमें कंपलसरी है, राइट। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट पढ़ा था कल, उसमें भी 1912, उसमें भी कंपलसरी था, है ना। तो ये चीज़ ऐसी कंपनी का भी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, ठीक है। सो इसमें क्या है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, मैंने आपको बताया कि कंपनी लॉ के द्वारा क्रिएट होती है, जो अपने नाम पे चीज़ें खरीदती हैं, अपने नाम पे चीज़ें बेचती हैं, ओनर से डिफरेंट होते हैं। सो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं क्योंकि ये लॉ के द्वारा बनाई जाती है। इनविजिबल इंडिविजुअल है जिसकी कोई बॉडी या सोल नहीं है, ठीक है, ये फिजिकल एक्शन नहीं कर सकती, तो ये जो मैनेज है वो तो ह्यूमन बींग्स के द्वारा की जाती है, लेकिन जो लीगल राइट्स होते हैं अगेंस्ट एनीबॉडी, लाइक इसने किसी पे केस करना है, इस पे केस होना है, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह करना है, तो वो चीज़ें कंपनी अपने नाम पे करती है, ओनर्स के नाम पे नहीं करती, ठीक है। उसके बाद कंपनी सिटीजन नहीं है, ध्यान रखना, आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन क्या हम उसको इंडिया का सिटीजन मान के वो सारे मौलिक अधिकार देंगे जो हम नॉर्मली सिटीजन्स को देते हैं, तो ऐसा तो है नहीं। सो कंपनी लीगली क्रिएटेड पर्सन होती हैं, लेकिन आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सिटीजन, तो बाकी सिटीजन्स की तरह उसका कोई भी राइट नहीं होता जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे, ठीक है, वो वाला। उसके बाद सेपरेट लीगल एंटिटी मैंने आपको बता दिया, जैसे मैंने मैगी का केस बताया, कंपनी एंड ओनर्स आर डिफरेंट। सो एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी सेपरेट एंड फ्री फ्रॉम इट्स मेंबर, कंपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे खरीदती है, एग्रीमेंट्स पे अपने नाम पे आती है, केस कर सकती है, इस पे केस हो सकता है, सारी लाइबिलिटीज और एसेट जो है कंपनी की होती है, ओनर्स की नहीं होती। लाइक पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में तो सब कुछ किसका था, पार्टनर्स का था, लाइबिलिटी भी उनकी अनलिमिटेड थी क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, राइट। नेक्स्ट वन इज परपेचुअल सक्सेशन, वो आ गया मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी मस्ट गो ऑन। अब एज अ लगा लो शेयर होल्डर, मैंने कंपनी के शेयर खरीदे, कल को मुझे प्रॉफिट हुआ, मैंने बेच दिए, मैं कंपनी का ऑनर बने, अगले दिन में नहीं खत्म कर दिया मैंने अपनी ऑनरशिप को, ठीक है, ट्रांसफर कर दिया, तो इससे कंपनी की वर्किंग पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। जो लाइफ होती है कंपनी की कंपेरेटिवली मोर स्टेबल होती है बाकी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है एंड देयरफॉर कोई भी क्वेश्चन नहीं है इसकी नेचुरल डेथ का। लेकिन कुछ टाइम क्या होता है, ये डेथ और बैंक्रप्सी ऑफ सम शेयर होल्डर और डायरेक्टर से भी इफेक्ट नहीं होती, नोट, है ना। सो सिंस इट इज लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, इट कैन गो आउट ऑफ एग्जिस्टेंस ओनली थ्रू लीगल प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन, ठीक है, वो आगे आएगा। चलो फिर लिमिटेड लाइबिलिटी तो मैंने आपको बता ही दिया कि पहले अनलिमिटेड कंपनीज भी होती थी, ठीक है, लेकिन अब इंडिया में नहीं है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अब लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकते हैं और लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकता है कि किसी पर्सन ने गारंटी दे दी कि कल को जब आप कंपनी बंद करोगे और आपको अगर लॉस हो गया और जरूरत पड़ गई तो मैं फॉर एग्जाम्पल 5 लाख तक की हेल्प कर दूंगा, तो गारंटी कितने की मिली, 5 लाख की, वो भी तो लिमिटेड होगी ना, 5 लाख से ज्यादा नहीं मांग सकते, 2 लाख की, 1 लाख की, जिसने जितनी गारंटी दे रखी है, राइट। सो लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इन द कंपनी इज जनरली लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ देयर शेयर्स।
जनरली का मतलब क्या है कि कंपनी अनलिमिटेड लाइबिलिटी के नेचर की भी होती थी या गारंटी वाली भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन इंडिया में नेग्लिजिबल है। जो लाइबिलिटीज या लॉस होते हैं वो जब होते हैं तो हम कॉल अमाउंट मंगवा सकते हैं शेयर से, मतलब शेयर होल्डर से जितना उनका पैसा पड़ा है वही मंगवा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मंगवा सकते। मतलब अगर मैंने 1000 के शेयर्स खरीदे थे तो मुझसे मैक्सिमम 1000 रुपये ही मंगवाए जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मंगवाए जा सकते, राइट। चलो फिर कॉमन सील मैंने आपको बता दिया कि एक स्टैंप होती है जो कंपनी के डॉक्यूमेंट पे लगती है एज अ साइन, मतलब होता है। अब कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, मैं तो देखो साइन कर सकती हूँ, राइट, ठीक है, लेकिन क्या कंपनी खुद के साइन कर सकती है? नहीं कर सकती। तो इसलिए क्या है, इसीलिए उसकी कॉमन सील बनाई गई थी। कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन अपने सिग्नेचर नहीं कर सकती। सो कंपनी एक्ट में कॉमन सील का राइट दिया गया। कॉमन सील एक स्पेशल सील होती है जिसमें कंपनी का नाम लिखा जाता है, सेक्रेटरी के पास रहती है, और एटलीस्ट दो अगर कंपनी की सील लगा के, कॉमन सील लगा के उस पर 2 डायरेक्टर के साइन हो जाते हैं तो वो लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है कि कंपनी की तरफ से ये लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और शेयर्स सॉरी शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। जो पब्लिक कंपनी के शेयर्स हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, क्योंकि 2 तरह की कंपनी है, पब्लिक प्राइवेट, जो आगे पढ़ेंगे। कोई लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती उनके सेल परचेज पे। लाइक पार्टनरशिप वगैरह में क्या होता है कि एबीसी पार्टनर थे, अगर सी को अपना शेयर किसी को बेचना है, अपने बेटे को लेकर आना है, कहीं भी आना है, तो उसको एबी की परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में अगर मैं चाहूँ तो कल को किसी को भी शेयर बेच दूँ, मुझे कोई भी रोकेगा नहीं, क्योंकि उनको देखो ओनर से फर्क ही नहीं पड़ रहा। पार्टनरशिप में तो ओनर से फर्क पड़ रहा है, लेकिन कंपनी में ओनरशिप से फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। एंड ओनरशिप और मैनेजमेंट भी अलग है, मैंने आपको बताया सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। जो नंबर ऑफ ओनर्स हैं वो कंपनी में बहुत ज़्यादा होते हैं, पूरे डिस्टेंट प्लेसेस पे फैले होते हैं, तो वो डे टू डे रूटीन वर्क में काम नहीं कर सकते। तो कंपनी के अफेयर्स को मतलब रन करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव्स को लाया जाता है, जिसको हम डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी कहते हैं, जिसको मैनेजिंग बॉडी भी कहते हैं, जो कंपनी के बिजनेस को मैनेज करते हैं, ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ओनरशिप शेयर होल्डर सेपरेट इन द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। इजी। फिर आता है रिस्क बियरिंग। कहता है सोल ट्रेड में सारा रिस्क एक पर्सन के पास था। अब सोल ट्रेड में सारा रिस्क एक पर्सन के पास था, पार्टनरशिप में कुछ लोगों के पास था, लेकिन कंपनी में रिस्क डिवाइड हो जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, उसको मैंने शेयर्स में डिवाइड कर दिया, 1 लाख शेयर, ठीक है, 10 का ईच, तो 1 लाख बंदों में वो चीज़ डिवाइड होगी कि नहीं होगी, है ना। तो इसीलिए कंपनी जो है हेजिटेट नहीं होती, वो मोर रिस्की वेंचर्स में भी जाती है, नया नया काम करती है, ज़्यादा रिस्क लेती है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करती है और ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है, ठीक है। ये चीज़ समझ आया? इजी। अब आ जाओ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब क्या फायदे क्या नुकसान है। देखो हर चीज़ के फायदे नुकसान तो हैं। अब कंपनी के इतने फायदे पढ़ लिए, नुकसान भी होंगे, तो वो भी करते हैं। तो पहले पढ़ते हैं मेरिट्स, फायदे क्या हैं। सबसे पहला है लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। शेयर होल्डर्स जो है कंपनी के, वो सिर्फ वही पे करेंगे जितने के उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, इससे ज़्यादा वो पेमेंट नहीं करेंगे। लाइक सोल ट्रेड में पार्टनरशिप में उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ती थी अपने बिजनेस के लॉसेस को कवर करने के लिए, लेकिन जो शेयर होल्डर की लाइबिलिटी होती है ऑलरेडी क्या होती है, लिमिटेड होती है। उनको पता होता है कि मैक्सिमम जितने हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उतना ही पैसा डूबेगा, इससे ज़्यादा हमसे नहीं मंगवा सकते, है ना। फिर शेयर ट्रांसफर भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई शेयर होल्डर पब्लिक कंपनी का शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफर कर सकता है बिना किसी से पूछे। अगर मेरे पास शेयर है, मैं उसको मार्केट में बेच सकती हूँ, इजीली शेयर मार्केट में वो बिक जाएंगे, है ना। सो इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट क्या होती है, लिक्विडिटी आती है, और ज़्यादातर जो लोग शेयर्स में डील करते हैं। फिर कंटिन्यूटी, वही आ गया, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो बट द कंपनी मस्ट गो ऑन, इसीलिए लॉन्ग टाइम के लिए जो है कंपनीज चलती हैं, ठीक है, वो चीज़ आ जाती है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन कर सकते हैं, क्योंकि अब देखो मैनेजमेंट कौन है, एक्सपीरियंस बंदे हमने मैनेजमेंट पे बिठाए हैं। उसके बाद ओनरशिप की बात करें तो ओनरशिप बहुत लोगों के पास कैपिटल ज़्यादा मंगवा सकते हैं, ठीक है। अब कैपिटल ज़्यादा है, लाइबिलिटी लिमिटेड है, लार्ज स्केल बिजनेस हम कर सकते हैं, रिस्की काम कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली हम ग्रोथ एंड एक्सपेंशन करेंगे ना। और फिर एफिशिएंट मैनेजमेंट तो है ये, जब स्पेशल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिठाए ही हैं, एक्सपीरियंस बंदे बिठाए ही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि अच्छे से वो मैनेजमेंट करेंगे। लेकिन लिमिटेशंस क्या है, सबसे बड़ी लिमिटेशन है, अब नॉर्मल इंसान फॉर्मेशन कंपनी बनाने का सोचता भी नहीं। उसका रीज़न क्या है कि एक बहुत बड़ा लीगल प्रोसेस होता है। सो फॉर्मेशन कंपनी की एक बहुत डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव एक्टिविटी है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं जो रजिस्ट्रार को सबमिट करवाने पड़ते हैं, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ करवानी पड़ती हैं, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस वगैरह, ठीक है। ये सारी फॉर्मेलिटीज़ के डर के कारण लोग बिजनेस मतलब कंपनी स्टार्ट करने से डरते हैं, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आगे आएंगे, पढ़ाऊंगी। फिर लैक ऑफ सिक्रेसी। अब मुझे एक बात बताओ, जो कंपनीज होते हैं ना, उनको एट द एंड ऑफ द ईयर अपने जो है डॉक्यूमेंट्स, अपने जो है अकाउंट्स को अपनी साइट पे शो करना पड़ता है, तो सिक्रेसी कहाँ रही, है ना। तो गवर्नमेंट भी इंटरफेयर करती है, वो ये देखने के लिए कि क्या ये टैक्स टाइम पे भर रहे हैं, क्रेडिटर्स ये देखते हैं कि हमारा टाइम पे पैसा दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इनको रजिस्ट्रार को सबमिट करने पड़ते हैं, साइट्स पे दिखाने पड़ते हैं, तो कोई भी बंदा उसको देख सकता है प्रिस्क्राइब्ड फीस पे करके, है ना। तो कोई, और इनको शेयर्स मंगवाने हैं तो इनको प्रोस्पेक्टस इशू करने पड़ते हैं, इनको खुद ही सब कुछ बताना पड़ता है, ताकि कल को जो हमारा ओनर होगा, शेयर होल्डर होगा, वो ये ना कहता कि हमें पता नहीं था और हमने शेयर खरीद लिए, समझ रहे हो। तो इसीलिए ये दिक्कत आ जाती है कि सिक्रेसी नहीं होती। लैक ऑफ मोटिवेशन। अब मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है, ओनर्स अलग है, मैनेजमेंट अलग है। मैनेजमेंट को तो अपनी सैलरी मिल रही है, प्रॉफिट हो ना हो, तो क्या
मैनेजमेंट उतनी मोटिवेटेड होगी जो सोल ट्रेड या पार्टनरशिप वाले थे, क्योंकि सोल ट्रेड और पार्टनरशिप वालों को पता था हमने काम करना है, जो प्रॉफिट आएगा हमारा आएगा। यहाँ पे मैनेजमेंट को पता है कि हमें तो हमारी फिक्स सैलरीज ही मिलनी है, जो प्रॉफिट है वो किसका है, ओनर्स का है या बिजनेस का है, समझ रहे हो, ठीक है। इसीलिए वो इतना मोटिवेटेड, डायरेक्टली मोटिवेटेड नहीं होते। इसी और फिर गवर्नमेंट कंट्रोल, कंपनीज में टाइम टू टाइम गवर्नमेंट भी चेक करती रहती है कि कोई मतलब सही से काम हो रहा है, कोई घपला तो नहीं हो रहा है ना। डे टू डे एक्टिविटीज़ में आती रहती है कि लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाती हैं, एनुअल अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं, ऑडिटिंग करवाई जाती है, क्या ये टैक्स टाइम पे भर रहे हैं, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। डिले इन डिसीजन, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कंपनी में डिसीजन लेने के लिए अगर एक डिसीजन भी लेना है तो 3600 मीटिंग होगी, है ना। सारे मैनेजमेंट पहले मीटिंग करेंगे, टॉप मैनेजमेंट करेंगे, अब टॉप मैनेजमेंट अलग है, मिडल अलग है, लोअर लेवल अलग है, फिर उसके बाद काम करने वाले आते हैं। इनके लिए भी डिसीजन लेना तो 4 मीटिंगें करनी पड़ेगी, सबसे पूछना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है डिसीजन में बहुत टाइम लग जाता है ना। फिर उसके बाद ओलिगार्किक मैनेजमेंट, ये क्या होता है, इसमें कहने को तो हमने कह दिया कि मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है, ओनरशिप अलग है, लेकिन कुछ मैंने आपको क्या बताया, अब मैं हूँ फॉर एग्जांपल मैंने किसी से 51% से ज़्यादा शेयर खरीद लिए कंपनी के, तो इनडायरेक्टली सारे की सारी जो है मतलब लगा लो ओनरशिप मेरी होगी ना, है ना। तो मैं ही क्या करूंगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपने बंदों को हायर कर लूंगी, क्योंकि मेरे पास वोटिंग राइट भी ज़्यादा है ना। तो सिर्फ दिखाने के लिए होता है, कुछ लोगों के पास उसकी मैनेजमेंट का हक होता है, दिखाने के लिए वो डिवाइड कर दी जाती है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। सो फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी ऑर्गेनाइजेशन डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट सिस्टम पे डिपेंड है, लेकिन ये सिर्फ आई वॉश है, सिर्फ दिखावा है। कंपनी की इंस्टीट्यूशन होती है जो ओलिगार्किक मैनेजमेंट पे डिपेंड होती है। तो शेयर होल्डर कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेटिव नहीं करते, रियलिटी में मोस्ट ऑफ द शेयर होल्डर को पता भी नहीं होता कि कंपनी का हेड ऑफिस है कहाँ एक्चुअल में। अब मैं यहाँ बैठे कोई भी कंपनी के शेयर खरीद लूँ सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए, मुझे ये भी नहीं पता कंपनी है कहाँ है, तो मोस्टली ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टर्स में भी कन्फ्लिक्ट रहता है। कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो चाहते हैं कि चाहे हमें डिविडेंड कम दो, कम बिजनेस में जनरल रिजर्व मतलब पैसा रख लो, रिटेन अर्निंग्स रख लो, इसको आगे बढ़ाओ। कुछ होते हैं कि हमें डिविडेंड ज़्यादा दो, बिजनेस में पैसा बचे ना बचे, हम तो इसके लिए आए थे जी, समझ रहे हो। तो वो चीज़ें भी डिपेंड कर जाते हैं, इन्वेस्टर्स में खुद में ही कन्फ्लिक्ट रहता है। सो कंपनी फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक सिचुएशन रहती है जिसमें इन्वेस्टर का इंटरेस्ट ही क्लैश हो जाता है। जो मेन इन्वेस्टर्स होते हैं कंपनी में, शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर्स वगैरह होते हैं, सो शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम डिविडेंड चाहिए होता है, जबकि डिवेंचर होल्डर को मैक्सिमम मनी चाहिए कि वो रिजर्व में रखो, तो वो चीज़ें रहती हैं, ठीक है। लास्ट वन इज कंक्लूजन, ठीक है। अब कंक्लूजन की बात करें तो आजकल कंपनी जो है मोर पॉपुलैरिटी अचीव कर रही है, इन स्पाइट ऑफ मैनी लिमिटेशंस होने के बावजूद इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, लार्ज स्केल बिजनेस के लिए बढ़ रही है, जहाँ पे ज़्यादा कैपिटल और एफिशिएंट मैनेजमेंट की जरूरत है। सो इस डिफेक्ट्स होने के बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि अगर इन शॉर्टकमिंग्स को ठीक कर दिया जाए, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा सिस्टम है, वो आज भी सही से चल रहा है, ठीक है। सो लास्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। आज का लास्ट टॉपिक कंपनी एंड पार्टनरशिप। सो फर्स्ट वन इज एक्ट, इसमें कंपनीज एक्ट 2013, अब अमेंडमेंट 2015 में आई थी, और ये है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बनता कैसे है, ये लॉ के अंडर बनता है, और ये पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं। हमने पार्टनरशिप डीड पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट वो पढ़ लेते हैं। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, इसमें कंपलसरी नहीं है, करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते। नंबर ऑफ मेंबर्स, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर, मैक्सिमम नॉन लिमिट, और प्राइवेट में 200 से 200 मेंबर हो सकते हैं, 2 से 200, ठीक है। और इसमें 2 से 50 हो सकता है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट है, ये भी ध्यान रखना। और बैंकिंग कंपनी में 10। लाइबिलिटी की बात करें तो शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, यहाँ पे अनलिमिटेड है। और सेपरेट एंटिटी, कंपनी शेयर होल्डर से, ऑनर से सेपरेट एंटिटी है, यहाँ पे पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप आर सेम, डिफरेंट एंटिटी, सेपरेट एंटिटी नहीं है। इजी समझ आया। तो ये था आज का टॉपिक, जिसको मैंने आज कंप्लीट नहीं किया, सिर्फ आपको एक बेसिक मतलब एक लगा लो एक इमेज तैयार की है आपके सामने, ताकि आपको बेसिक समझ आ जाए कि एक्चुअल में ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, ठीक है। सो इसको कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look